गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आप लोग कैसे हो। हम जानना चाहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो जो टॉपिक मैंने बताया है, मेरे बताए में से नहीं समझ में आ रहा है या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग प्लीज़ पूछा करो मैम। बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको यहाँ तक बता दी थी कि सीसल तक। सीसल क्या है आपको मैंने बताया था ना, पीस देना, मतलब पत्ते वाले रेसे पीना और सीसल में तक आप बता दी हूँ। बचा क्या है, जानता रेसे, मतलब आपको प्राकृतिक रेसे में से आपका क्या हो गया, बीज वाले पत्ते वाले हो गए, ठीक है। और अभी क्या बचा है, जानता रेसे या प्राणीज रेसे, एनिमल फाइबर। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं। जानवरों एवं कीड़ों से प्राप्त रेशों को क्या कहते हैं, जानतो रेशे या प्राणिज रेशे। क्या कहते हैं, जानतो एवं कीड़ों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें किस प्रकार का रेशा कहते हैं, तो जानतो रेशे एनिमल फाइबर या प्राणिज रेशे कहते हैं, ठीक है। रेशम के रेशे, रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो रेशम का कीट होता है जिसको क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म होता है। और ये जो प्रोसेस, जो खेती होती है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, से प्राप्त होता है। जबकि ऊन के रेशे भेड़ से, बकरी से, ऊँट आदि से जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। जानवर रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। जो जंतु का, जैसे हमारे बाल हैं तो केराटिन प्रोटीन है ना, हम जानते हैं ना। तो ऐसे ही क्या है, जो जानवर रेशे होते हैं ना, ये भी तो बाल ही है ना, फाइबर ही तो है। तो ये है क्या, ये प्रोटीन के बने होते हैं। अतः इन रेशों में बहुत हद तक समानता देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके प्रोटीन में जिस चीज़ की मात्रा होती है ना, प्रोटीन जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सल्फर होता है, कितने परसेंट, 16% नाइट्रोजन होता है, आप जानते हैं ना। तो वही चीज़ इसमें भी, किसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का सम्मिश्रण होता है। और प्रोटीन की विशेषता क्या है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पाया था, उसे नाइट्रोजन युक्त तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी मिश्रित होता है। रेशे प्राकृतिक गोंद, नेचुरल गम से चिपके रहते हैं। और ये गोंद के हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी में, डीगमिंग की प्रक्रिया। मैं आपको यहाँ से जैसे जो भी चीज़ें मुझे देखते जाती हैं, मैं उसको पीछे से, अगर मैंने कहीं उसे पढ़ाया है और मुझे याद है तो मैं रिलेट कर देती हूँ, क्योंकि आपको पीछे की चीज़ें क्या और रिमाइंड हो जाए। रेशम के रेशे सिल्क फाइबर रेशम के कीड़े की मुख ग्रंथियों से महीन छिद्र द्वारा निकले सलाइवा, मतलब लार से। मुख ग्रंथि का मतलब उनके भी ऐसे स्पिनरेट के छिद्र होते हैं ना, जिससे आर्टिफिशियल रेशे बनाए जाते हैं, वैसे सेम ही उनके भी, मतलब जैसे हमारी नोज़ है वैसे ही उनके भी क्या होते हैं, उनके भी छिद्र होते हैं जिसमें से सलाइवा निकलता है। और वो सलाइवा क्या होता है, जब वातावरण के संपर्क में आता है, जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, आप भोजन कुछ ऑक्सीकरण मिला तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, पे उस पर भी क्या होता है, वातावरण के जब संपर्क में आते हैं तो उस पर क्या फंक्शंस होने लगते हैं, क्रियाएं होने लगती हैं। तो क्या होता है, वो सूख जाता है या अपना रूप बदल के दूसरे रूप में चला जाता है, यही चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, रेशम के कीड़े की मुख ग्रंथियों से महीन छिद्र द्वारा निकली लार सलाइवा है, जो बाद में वातावरण वायु के संपर्क में आकर सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है। ये लार सलाइवा बिल्कुल ही सूक्ष्म, चिकने, कोमल व चमकदार धागे के रूप में होते हैं। कीड़ों को खौलते हुए पानी में डालकर, कौन से कीड़े, जिससे रेशम प्राप्त होते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं तब, जैसे पहले क्या हुआ, रेशम है, मतलब रेशम का कीड़ा है, उसने क्या, उसके नाक के पास या मुंह से क्या एक छिद्र है, उसमें से सलाइवा निकल रहा है, लार निकल रही है। वो लार जब पर्यावरण के संपर्क में आती है तो सूख जाती है, सूख जाती है तो चमकदार एक रेशे की तरह प्रतीत होती है। और उसकी प्रोसेस में क्या कहता है, फिर कीड़ों को क्या, कीड़ों को इन रेशों से अलग कैसे किया, तो खोलते हुए पानी में क्या किया, डाल के कीड़ों को मार देते हैं। पश्चात, ये मैं आपको भी बहुत हल्का हल्का, जैसे इस बुक में एक परिचय के तौर पे दिया है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जब मैं चैप्टर पे चलूँगी ना, पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो मैं आपको चीज़ें ऐसे बता दूँगी, आप बस हमारे साथ बने रहना। आपको मैं चीज़ें ऐसे बता दूँगी कि आपको सब कुछ, पूरी बुक बहुत आसान सी लगने लगेगी, बहुत ईजी तरीके से आप हर चीज़ को याद रख सकेंगे। पानी में डालकर मारते हैं, तत्पश्चात विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनसे धागे बनाए जाते हैं। ये काफ़ी लंबे होते हैं, धागे कैसे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, 4000 मीटर तक, जिनसे अति सूक्ष्म, आकर्षण, अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के वस्त्र अलौकिक सुंदरता एवं उत्कृष्टता के कारण ही सभी वस्त्रों की रानी कहलाती है, क्वीन ऑफ ऑल फाइबर। मैं बहुत सारे ग्रुप में देखी हूँ, क्वेश्चन चलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कॉटन को वस्त्रों का राजा, तो कुछ लोग कहते हैं कि कॉटन को वस्त्रों की रानी। तो ये वृंदा मैम की बुक है, एथेंटिक बुक है। इसमें यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहते हैं और वस्त्रों का राजा कपास को कहते हैं।
रेशम व ऊन के रेशे दोनों ही ताप के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? बैंड कंडक्ट ऑफ हीट। और कॉटन कैसा होता है? ताप का सुचालक होता है, इसीलिए हमारे गर्मियों के दिनों में पहनने में हमको आराम मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप गौर करिएगा कि ये क्या होते हैं, रेशम और ऊन ताप के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। बैड कंडक्ट होते हैं, जिसके कारण इनके वस्त्र सर्दी में ठंडी से बचाने के लिए पहने जाते हैं। ऊन के रेशे में हवा भरी जाती है। आपको पता है ना, जैसे रेशे में ऐसे बुनाई होती है तो उनके बीच में क्या होती है, हवा भर जाती है, जिससे क्या होता है, रेशे आर पार नहीं जा पाते, उससे भी गर्मी हमें मिलती है। ऊन के रेशे में हवा भरी रहती है, जिसके कारण शरीर की ऊष्मा न तो बाहर जा पाती है और न ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ पाती है। ठीक है। तीव्र क्षार से इनके रेशे नष्ट हो जाते हैं। कौन से रेशे? जो जांतव रेशे होते हैं। और जांतव के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल फाइबर है? एक प्रोटीन रेशा है जिसको हम कहते हैं रेशम, दूसरा जिसे कहते हैं ऊन। आप समझ गए कि इन किस चीज़ से इनको हानि पहुंचती है, तो इनको क्षार से क्या होता है, ये नष्ट होते हैं। ये ताप के कैसे होते हैं? तो ये ताप के कुचालक होते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेशर करके पॉइंट कर दे रही कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। इसलिए वस्त्रों की धुलाई के लिए कोमल व उदासीन साबुन, सॉफ्ट एंड नेचुरल सॉप अथवा शोधक पदार्थ डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? एनिमल फाइबर के लिए। इनको क्षार क्या करता है? प्रभावित करता है, नष्ट करता है। इन्हें अम्लीय रंगों से विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। इन्हें कौन से रंगों का प्रयोग किया था इन पर? तो अम्लीय रंगों का प्रयोग किया था। कौन से रंगों का प्रयोग? अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। भीगने के पश्चात इनके रेशे अपनी कुछ शक्ति खो देते हैं, अतः ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य की किरणों से इनके रेशे कमज़ोर हो जाते व इनका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, जांतव रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक ऊन, दूसरा रेशम। मैंने आपको आगे बताया कि जांतव रेशे कितने प्रकार के? तो दो, एक ऊन और एक रेशम। इनको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, इनको किससे हानि होती है? तो इनको क्षारीय तत्वों से ये नष्ट हो जाते हैं। इनके लिए कौन सा शोधक पदार्थ यूज करना चाहिए? जो सॉफ्ट हो, जो न्यूट्रल हो, या जो अम्लीय हो। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगला आता है ऊन। ऊल, ऊन के रेशे भेड़ के बालों, हेयर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, परंतु खरगोश, बकरी, ऊंट, घोड़े तथा कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी, जो कि बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। मेरिनो जाति के भेड़ में सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त होता है। किस जाति के भेड़ से? मेरिनो जाति के भेड़ से। किस जाति के भेड़ से? मेरिनो जाति के भेड़ से। कैसा ऊन प्राप्त होता है? उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त होता है। ऊन की श्रेणी व उत्तमता भेड़ की जाति, पोषण, शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बाल पर निर्भर करता है। ठीक है, ऊन का जो जो उसके ऊल की क्वालिटी होती है कि ये फर्स्ट नंबर का उत्तम कोटि का है, ये मध्यम कोटि का है, ये निम्न कोटि का है, तो ये हमें कैसे प्राप्त होती है? जो ऊन के जो जंतु जिससे ऊन प्राप्त होता है, उनके शरीर के भागों से, जैसे सिर से, कंधे से और पेट से कैसे बाल होते हैं? उच्च कोटि के प्राप्त होते हैं रेशे। पैर से कैसे रेशे प्राप्त होते हैं? निम्न कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। तो वही चीज़ है कि इस किसके आधार पे होते हैं? तो इनकी शरीर के बालों के आधार पर निर्भर करता है। भेड़ के कंधे से लेकर पेट के भाग, जैसे ये भेड़ हो गई, ठीक है, तो भेड़ का ये कंधा हो गया, ये गले का पोर्शन, जो हाथ जहाँ से लगा होता है ना, ये वाला पोर्शन, और पेट लेके के भाग। अभी आपको मैं चीज़ें थोड़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ, रुकिए 1 मिनट होल्ड करिए आप। आप देख सकते हैं बच्चों, भेड़ के कंधे, गले और पेट के पास का कैसा बाल प्राप्त होता है? उच्च कोटि के बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वालिटी का देखिए, 1, 2 एंड 3, इतनी से जो हमको रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे हमें कैसे रेशे प्राप्त होते हैं? तो उच्च कोटि के, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके और यहाँ तक, 1, 2 एंड 3। आपको क्लियर हुआ यहाँ से? तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। मेरिनो जाति के भेड़ से आपने समझ लिया, भेड़ के कंधे से लेकर पेट के भाग से ऊन प्राप्त उत्तम श्रेणी के होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तम श्रेणी के होते हैं। कैसे? उत्तम श्रेणी के। जबकि पीठ,
पैर व शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। ऊन निर्माण करने के लिए पहले बालों को उतारा जाता है व विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनका निर्माण, बालों से उतारने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, शेयरिंग कहलाती है ना। ऊन का निर्माण किया जाता है। ऊन का विस्तृत वर्णन आपको मतलब नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, मैं आपको समझाऊंगी प्रत्येक पॉइंट। बस आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम जो आप बताते हो नहीं समझ में आता है, ठीक है। और अगर आता है तो बच्चे आप लोग लाइक किया करो और शेयर भी कर दिया करो। अगला क्या है, सेकंड नंबर, रेशम, जिसे सिल्क कहते हैं इंग्लिश में। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, अपनी सुंदरता के लिए। प्राचीन समय में महाराजाओं, महारानियों एवं सामंतों के वस्त्र रेशम के होते थे। रेशम के रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, अति सूक्ष्म, महीन, मुलायम एवं मजबूत होते हैं। ये क्वालिटी ध्यान रखिएगा, मजबूत होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी इस पे कि मजबूत होते हैं कि नहीं, बहुत मजबूत होते हैं। रेशम के रेशे, रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो रेशम के रेशे सिल्क वॉर्म या रेशम के कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके कीड़े किसकी पत्तियां, शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। कीड़े के मुख से प्राप्त अति महीन छिद्र उपस्थित होता है, जिनसे होकर कीड़े लार सलाइवा जैसे पदार्थ को सिक्रीट करते हैं। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये कीड़ा हो गया। जब मैं इसका चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ाऊंगी ना, फिर मैं आपको सारी चीज़ें मतलब पेन से डायग्राम करके चीज़ें समझा के आपको मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हल्का हल्का करके क्लियर कर देती हूँ, बाद में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो क्या होता है, अपने शरीर से ऐसे ऐसे करके क्या होता है, लपेटते जाते हैं और 8 के आकार में लपेटते हैं, ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ। तो लार जैसे पदार्थ को श्रावित करते हैं और अपने चारों तरफ लपेटते जाते हैं। वातावरण के वायु के संपर्क में आकर लार सूखते जाते हैं और यह कुकून कहलाता है। समझे आप। हमें रेशे किस अवस्था में प्राप्त, देखिए कुकून, कुकून को मार के रेशे प्राप्त किया था, कुकून की अवस्था कहते हैं ना, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो देखिए हमें जो कुकून प्राप्त होता है उसी को, कुकून को ही क्या होता है बाद में रेशे के रूप में प्राप्त किया था। फिर उसी कुकून को खोलते पानी में डाला जाता है, उनको मार दिया था। कीड़े की समय होता है जिस कुकून बनते हैं। तो वही कहने का कि रेशे प्राप्त करने के लिए कुकून को खोलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाता है, वह रेशे को रील पर लपेट लिया जाता है। चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगला पॉइंट क्या है, कृत्रिम रेशे। थोड़ा सा चीज़ें मैं बता देती हूँ। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस तथा थाईलैंड में होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ, चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ, ठीक है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी मैं आपको देख के क्लियर कर देती हूँ कौन सा स्थान है। इस बुक में लिखा है चौथा स्थान है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अभी रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अगला क्या है, इसका जो एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करी जाएगी, मतलब चैप्टर वाइज दिया हुआ, जैसे कपास हो गया, रेशम, लिनन, रेयान, ऐसे करके सारे चैप्टर इधर पीछे आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना सारे चैप्टर देखिए, जैसे रेयान हो गया ऐसे। तो मैं आपको और चीज़ बताऊँगी। फिर अगला है खनिज रेशे, मिनरल फाइबर। खनिज रेशे भी प्राकृतिक रेशों, नेचुरल फाइबर के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए खनिज रेशे किस रेशे के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत। प्राकृतिक रेशे में किसके अंतर्गत आते हैं, तो खनिज रेशे, मिनरल फाइबर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो चांदी हो गया, सोना, एस्बेस्टस इत्यादि, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन समय से ही खनिज पदार्थों को सूत के समान काटकर धागे बनाए जाते थे, वह उन्हें वस्त्रों में सजाया जाता था। रामायण व महाभारत में भी सोने चांदी के जड़े वस्त्रों का उपयोग मिलता है। एक नंबर क्या है, चांदी, सिल्वर। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। चांदी के रेशे कैसे होते हैं, तो सफ़ेद रंग के होते हैं। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो खदानों के रूप में, खदानों से इन्हें निकाल कर फिर शुद्ध करके रेशे बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इसे गर्म कर पिघलाकर पतली बारीक के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। धातु होने के कारण इनसे वस्त्र काफ़ी भारी बनते। धातु है तो रेशे भारी बनेंगे ही। धातु होने के कारण क्या होते हैं, रेशे भारी बनते एवं उनमें लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है, ठीक है। ट्रैपेबिलिटी का क्या होता है, सख्त अभाव होता है। चांदी के तारों वस्त्रों के काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। चांदी से बने वस्त्र कुछ ही दिनों में काले पड़ जाते हैं। भाई चांदी से बने वस्त्र है तो काले पड़ ही जाएंगे, क्योंकि वो से क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की। सोना, अगला क्या है, सोना, गोल्ड। सोने के रेशे भी चांदी के समान ही प्राप्त किए जाते हैं।
सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनसे निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित ही किया जाता है। शादी, विवाह, पार्टी, अन्य अवसरों पर इससे बने वस्त्र पहने जाते थे। ये अब की बात नहीं है, ये राजा महाराजा, रामायण और महाभारत जो हमारी धार्मिक किताबों उसमें ये चीज़ें मिलती थी और तब की बात है कि वस्त्रों में उपयोग किए जाते थे। अब तो समय ऐसा है कि फिर देखने को ही नहीं मिलेंगे कुछ दिन में। सोने चांदी महंगे होने के कारण अब इसका उपयोग कम ही होने लगा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तांबे के तार को सोने चांदी का लेप करके कम मूल्य का धागा बनाया जाता है एवं अविरल सूत को क्या कहते हैं? जरी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातु के अविरल सूत को क्या कहते हैं? जरी का धागा कहते हैं, टिंसल कहते हैं। धातु के अविरल सूत को क्या कहते हैं? तो जरी या टिंसल कहते हैं। ठीक, आपको याद हो गया वह धातु के अविरल सूत को जरी या टिंसल कहते हैं। मैं 2-3 बार इसलिए पॉइंट कर देती हूँ कि आपको माइंड में एकदम हिट कर जाए। जरी से कढ़ाई के सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं, देखने में अत्यंत ही सुंदर एवं आकर्षण लगते हैं। इन्हें झालर, मगजी, फ्रिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गूंथ कर किनारा ब्रेड्स बनाया जाता है। अगला क्या है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में, कनाडा में और इटली में। ये 3 जगह मिलते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनके चट्टानों से रेशे निकाले जाते हैं। इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले, मजबूत होते हैं। प्रायः प्लाई सूत, प्लाई यार्न से इनसे धागों का निर्माण किया था। देखिए क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के 2 धागे बनते हैं, उस पर धागों को निर्माण करने की प्रक्रिया क्या, मतलब किस प्रकार के धागे बनाए जाते हैं? प्लाई सूत, प्लाई यार्न बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस रंग कैसे होते हैं? तो ये श्वेत होते हैं। ये श्वेत होते हैं, लंबे होते हैं, लचीले होते हैं और मजबूत होते हैं, महीन होते हैं, कोमल होते हैं। एस्बेस्टस के धागे आग से नहीं जलते। पॉइंट करिएगा, एस्बेस्टस के धागे आग से नहीं जलते। नमी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नहीं अम्ल का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। अतः एस्बेस्टस के धागे अज्वलनशील, ठीक है, इनफ्लैमेबल, अम्ल अवरोधक, नमी अवरोधक एवं जंग अवरोधक होते हैं। मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि नमी अवरोधक, जंग अवरोधक, अम्ल अवरोधक या अज्वलनशील धागा इसमें से कौन है, और 3-4 धागा दे दे, उसमें एक एस्बेस्टस का नाम भी दे सकता है। एस्बेस्टस बने किससे होते हैं? तो ये मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एस्बेस्टस से इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में, जैसे रासायनिक होता है ना, जहाँ पे केमिकल बनते हैं, ठीक है, जो प्रयोगशाला होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स जो स्किन वगैरह को जला सकते हैं। तो इसके प्रयोग से क्या होता है, जब जैसे केमिकल अगर गिरा भी तो कपड़े पे गिरा, स्किन तक पहुँचा नहीं और वो हमारे स्किन को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। इनसे एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट, कैसे सूट? एडवांस टाइप फायर फाइटिंग सूट तैयार किए जाते हैं। वे कर्मचारी जो अग्निशमन, जैसे फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, कहीं आग लग गई तो आग बुझाने के लिए, तो उसमें देखते नहीं कभी कभी आग के अंदर से निकाल, अगर कोई इसमें फंसा है तो आग के अंदर भी घुस के वो निकालते हैं। तो वो लोग कैसा, किस धातु से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं? तो ये एस्बेस्टस धातु के बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे प्रयोगशाला में उपयोग होता है। फायर ब्रिगेड वजह फायर फास्टिंग सूट बनाए जाते हैं। वे कर्मचारी जो अग्निशमन विभाग, फायर इंडाइजर डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, उनके वस्त्र भी एस्बेस्टस के बने होते हैं। इनसे थिएटर कर्टन, जैसे थिएटर समझ, थिएटर जो पिक्चर वाला कर्टन में पर्दे होते हैं, ड्रेपरीज, अग्नि अवरोधक परिसज्जा तथा अज्वलनशील पर्दे आदि बनाए जाते हैं। ये ध्वनि अवशोषक भी होते हैं। एक पॉइंट नोट करिएगा, ये कैसे होते हैं? ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। जहाँ बहुत तेज़ ध्वनि हो, कल कारखाने में इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, जो बहुत तेज़ साउंड है वो बाहर नहीं जाने देते, क्या कर देते हैं? या अवशोषित कर लेते हैं, अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फलतः इनका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों में ध्वनि अवशोषक के रूप में किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई? अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कल मैं आपको कृत्रिम रेशे के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा जितना इसमें दिया हुआ है, और ये इसमें थोड़े से परीक्षण वगैरह दिए हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ से ये चैप्टर क्लियर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, तो वनस्पति रेशे, कपास स्टार्ट करूँगी, और यहाँ से मैं आपको एक एक चैप्टर बकायदे समझाऊंगी, बताऊंगी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी या तो अगर हो सकेगा तो यूथ से दिखा दूंगी और समझा दूंगी, और नहीं तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी डाल दिया करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाय बाय, टेक केयर।